आपके साथ। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया पहुंचे भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह सहित कई दिग्गज नेता दिखे। पूर्णिया में कोसी जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत किया है इन लोगों ने। इस दौरान भारत सरकार के पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि पूर्णिया में हो रहे कोसी जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से कोसी वासियों से मिलने पहुंचे हैं, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में सरकार को चुनाव की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए, पहले कोरोना और बाढ़ से निपट लें, उसके बाद चुनाव करने चाहिए। यशवंत सिन्हा ने आगामी चुनाव को लेकर UDA अर्थात यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने की घोषणा की है। ये बिहार में तीसरे मोर्चे के तौर पर विकल्प बनकर सामने आएगा। मैं पूर्णिया की धरती पर सबसे पहले करना चाहता हूँ, तो ये कहना चाहता हूँ कि इसी धरती के लाभ और बिहार के गौरव और देश की शान सुशांत सिंह राजपूत का मामला कैसे गंभीर होता चला गया, इससे आप सब वाकिफ हैं। मुझे खुशी है कि सारे दबाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र से इस बात का आग्रह किया कि इस मामले में CBI जांच हो। केंद्र ने जन भावना का आदर करते हुए इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और हमें ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि भारत सरकार इसमें CBI जांच का आदेश दे चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ जितने आवेदन पड़े थे उनको खारिज किया और अब CBI की जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सच्चाई जो है वो सामने आएगी और इसलिए हम सब के लिए, आप सब के लिए ये संतोष का विषय है। कोई चाहता नहीं और एक दूसरे के खिलाफ वहाँ बयानबाजी होती रहती है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि घर में बैठकर बिना जमीनी हकीकत से वाकिफ हुए पटके में बैठकर बयान देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों को अगर बाढ़ पीड़ितों के बारे में भी बात करनी है तो उनके बीच में जाना पड़ेगा और हम लोग परसों इसी उद्देश्य से निकल पड़े। परसों कल आज जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात हुई, उनकी बात सुनने का मौका मिला। किस तरह लोग बाढ़ पीड़ित आज किस परिस्थिति में जीने के लिए मजबूर हैं, उनको स्वयं इन आँखों से देखने का मौका मिला, उनकी बात सुनने का मौका मिला। और हम सबको आश्चर्य हुआ जब हमने पाया कि हम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। कोरोना काल में कहते हैं कि मास्क पहने रहो, पहने रहना भी चाहिए, दूरी बनाए रखो, बनाए रखना भी चाहिए। क्या इन लोगों पर लागू होता है जो छोटा सा एक प्लास्टिक का छत बनाकर और नेशनल हाईवे पर यहाँ से वहाँ तक रहने के लिए आज मजबूर हैं अपने मवेशी के साथ। वहाँ कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग, कौन सा कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए उपाय था। और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि रास्ते भर हम लोगों ने प्रशासन को नदारत देखी, प्रशासन कहीं नजर नहीं आई, सरकार कहीं नजर नहीं आई। और जैसा देवेंद्र जी ने आपसे कहा
कि कोई मंत्री घर से निकल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री महोदय भी शायद आज पता चला, जब हम लोग निकल चुके हैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, तो आज शायद जो हेलीकॉप्टर से उड़ कर आए हैं दरभंगा बाढ़ पीड़ितों से मिलने। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अक्ल तो आई। इसी प्रकार हम लोग अपने कार्यकलापों से बिहार सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे कि बिहार सरकार बिहार की जनता की मदद करे। जो आज नहीं हो रहा है, गलत बयानी हो रही है सरकार की तरफ से कि हमने बाढ़ पीड़ितों को जो राहत पहुंचाना चाहिए वो पहुंचा दिया है, कोरोना पीड़ितों को जो राहत पहुंचानी चाहिए वो पहुंचा दिया है। परसों ही मुख्यमंत्री महोदय ने या कल उन्होंने इस बात की घोषणा की विधानसभा का 1 दिन का जो सत्र, ये सब गलत बयानी है, क्योंकि धरातल पर कुछ उतर नहीं रहा। और ये हम बनी बनाई बात आपको नहीं बता रहे हैं। स्वयं हम लोगों ने इसको देखा है। इस पूरे क्षेत्र कोसी क्षेत्र पूरा घूमे हम लोग, कोसी संवाद यात्रा भी की हम लोगों ने, वहाँ के लोगों से मिले। और सबसे मैंने झंझारपुर में जब हम लोगों से मिल रहे थे, कमला बलान का जो क्षेत्र है, दोनों तरफ तटबंध बना हुआ है, फिर भी बीच में जो लोग बसे हैं वो बाढ़ से पीड़ित रोड पर आ गए, लेकिन सरकार उनको बाढ़ पीड़ित मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कोई राहत देने के नहीं। तो ये सचमुच की स्थिति है। कोरोना में आप जानते हैं कि कैसे लाश पड़ी रह जाती है। दरभंगा में हम लोग गए एक परिवार से मिलने, अख्तर रूमी, जमाल अख्तर रूमी उनका नाम था। थोड़ी तबीयत उनकी खराब हुई तो जमाल अख्तर रूमी साहब सिफारिश करा के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हुए। उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध भी कराया, लेकिन डॉक्टरों ने बिल्कुल लापरवाही दिखाते हुए ऑक्सीजन का सिलेंडर उनसे वापस ले लिया और ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि रूबी साहब जो है वो कोरोना संक्रमित थे। जांच रिपोर्ट नकारात्मक थी, नेगेटिव थी, फिर भी उनकी लाश के साथ कैसा संबंध हुआ? प्लास्टिक में लपेट कर जेसीबी मशीन से जमीन में 10 फीट गड्ढा खोदा गया और उसी जेसीबी मशीन से उस लाश को उस गड्ढे में डाल के दफना दिया गया। परिवार के लोग बिलखते रहे, रोते रहे, कहते रहे। देखिए, विदेश नीति जो है ना वो बड़ा गंभीर सवाल है और वो विदेशी नेताओं से गले मिलने से पर्पस उसका धर्म नहीं है। हर देश की विदेश नीति जो है वो अपने देश के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। आप जाके अगर समझते हैं कि हम विदेशी नेता से गले मिल ली और हमारा इतना बढ़िया मित्र बन गया कि वो हमारे साथ दुश्मनी नहीं निभाएगा, तो अभी हम देख रहे हैं कि चीन के साथ क्या हो रहा है। कितनी बार हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चीन गए, 12 वर्ष वो मुख्यमंत्री थे तभी जाते थे, प्रधानमंत्री बने तभी गए। तो वहाँ के राष्ट्रपति उनसे खूब गले मिले। 24 बार की 26 बार दुनिया भर के कई जगहों में उन दोनों की मुलाकात हुई। चीन ने उनकी एक बात नहीं सुनी। आज चीन भारत की भूमि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी और जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है लद्दाख में।
कहीं 15 किलोमीटर अंदर आ गया है, कहीं 5 किलोमीटर अंदर आ गया है, और हम उसकी खुशामद में रोज बात करने जाते हैं कि छोड़ दो यार, छोड़ दो, भीख मांगने जाते हैं। हमारे 20 जवान यही बिहार रेजिमेंट के शहीद हो गए गलवान में। उनके बलिदान का बदला लेना भारत का कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? क्या हमारे जवान इसी के लिए हैं? उनको हम सीमा पर रोज बलिदान करते हैं। विदेश नीति अब चीन को छोड़ दीजिए, नेपाल के साथ क्या है? नेपाल से हम कहते हैं, अभी रास्ते भर देवेंद्र यादव जी कहते रहे कि रोटी बेटी का संबंध, देश के गृह मंत्री भी कहते हैं रोटी बेटी का संबंध। आज वो रोटी बेटी का संबंध क्या हो? मैं नेपाल के हर पार्टी के हर नेता को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, और हम लोग जब शासन में थे या यूपीए जब शासन था तो बहुत मधुर संबंध थे, लेकिन हम लोगों ने ब्लॉकेट कर दिया, रास्ता रोक दिया। नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, उस समय भी प्रधानमंत्री, वो मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को फोन करते थे